हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धैम। आज के टुडे मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में, जैसे चाइना ने क्यों रेयर अर्थ मिनरल्स से बैन लगाया है एंड व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडियाज ऑटो सेक्टर। इंडिया इज कंसिडरिंग ईजिंग बैंकिंग ओनरशिप रूल्स, तो इससे इंडिया एंड फॉरेन बैंक्स को क्या फायदा होगा। यूपी के 2 बड़े डिस्कॉम्स अब हो रहे हैं प्राइवेट एंड प्लेयर्स लाइक अदानी एंड टाटा हैव शोन केयर इंटरेस्ट, तो क्या होंगे इसके बेनिफिट्स। ओला इलेक्ट्रिक के साथ क्या हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड द फुल स्टोरी एंड क्यों उनके ओनर ने उनके शेयर्स को किया है प्लेज। एंड मॉर्गन स्टैनली इज बुलिश ऑन जोमैटो अगेन, तो चलिए जानते हैं क्यों। एंड हाय, दिस इज सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। एक नया फ्रंट खुलकर आया है यूएस चाइना ट्रेड वॉर में, और ये है रेयर अर्थ मिनरल्स का। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट्स तक, ईवी मोटर्स से लेकर मिसाइल्स तक हर जगह हाई टेक डिवाइस में यूज होते हैं। तो रेयर अर्थ मिनरल्स होते क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रेयर अर्थ मिनरल्स आर 17 एलिमेंट्स व्हिच इज अ मिक्सचर ऑफ 15 लैंथेनाइड्स प्लस कैंडियम प्लस यूट्रियम। और इनका यूज क्या होता है, तो ये यूज होते हैं स्मार्टफोन्स, एलईडी स्क्रीन्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जैसे ईवी मोटर्स का पावरफुल मैग्नेट, विंड टर्बाइंस, फाइटर जेट्स एंड मिसाइल सिस्टम्स और परमानेंट मैग्नेट्स में। नियोडाइनियम एंड डाइस्पोजियम जैसे एलिमेंट्स ईवी मोटर्स के लिए मस्ट होते हैं। इनके चीप ऑल्टरनेटिव्स है, पर उनमें पावर लॉस, वेट ज्यादा होता है एंड फास्ट डिग्रेडेशन जैसे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। अब चाइना का मोनोपोली क्या है, माइनिंग से लेकर ये मैग्नेट बनाते हैं। तो चाइना सिर्फ माइनिंग लीडर नहीं है, वो 90% से ज्यादा रेयर अर्थ रिफाइनिंग भी करता है। इवन यूएस एंड म्यांमार जैसे कंट्रीज जो माइनिंग करते हैं, उनका रॉ मटेरियल भी चाइना ही रिफाइन करता है। चाइना के पास पूरी सप्लाई चेन का कंट्रोल है, माइनिंग से लेकर रिफाइनिंग, अलॉइंग, मैग्नेट्स, एक्सपोर्ट तक सारा का सारा चाइना कर सकता है। इस मोनोपोली की वजह से बीजिंग के पास बहुत बड़ा ट्रेड लेवरेज है। और इस इंडिया की पोजीशन कहाँ है, पोटेंशियल है बट परफॉर्मेंस कम है। इंडिया के पास 6% ग्लोबल रेयर अर्थ रिजर्व्स है, लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ 0.25% है। तो क्यों? क्योंकि माइनिंग एरियाज में यूरेनियम और थोरियम के साथ को अकरेंस होता है, तो इससे पॉलिसी में हर्डल्स होते हैं, एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस है, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग कैपेसिटी की भी कमी है। 2024 में इंडिया ने 460 टन मैग्नेट्स इंपोर्ट किए, वो भी चाइना से। 2025 में ये 700 टन क्रॉस करने का एस्टिमेट है। तो अब चाइना का नया मूव क्या है, वो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रहा है। अप्रैल 2025 से चाइना ने 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्लस मैग्नेट के एक्सपोर्ट पे लाइसेंस रूल लगा दिए। जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स है, उनको एक्सपोर्टर्स को लाइसेंस और एंड यूज सर्टिफिकेट्स देने होंगे। तो बीजिंग का कहना है इलीगल माइनिंग और एनवायरमेंट के लिए प्रोटेक्शन वो कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के लिए ये एक रिटेलिएशन है जो यूएस के चिप्स और टेक बैन के अगेंस्ट है। तो इसका सारा इंडस्ट्री पे क्या असर है, सभी सेक्टर्स अफेक्टेड है, स्पेशली ऑटो इंडस्ट्री में बहुत टेंशन है। टीवीएस, बजाज ऑटो जैसे इंडियन ईवी प्लेयर्स ने बोला है अगर चाइनीज क्लियरेंस डिले हुआ तो प्रोडक्शन रुक सकती है। चाइनीज एक्सपोर्टर से वीक लॉन्ग डिलेज हो रहे हैं। कंपनी मोटर इंपोर्ट करने का सोच रही है, पर पीएलआई स्कीम्स के नॉर्म टूट सकते हैं। तो इसका ग्लोबल सप्लाई चेन पे क्या इम्पैक्ट है। यूरोप एंड यूएस के ईवी मैन्युफैक्चरर्स भी परेशान हैं। विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी डिले हो रहे हैं ड्यू टू मोटर कंपोनेंट शॉर्टेजेस। अब कंट्रीज क्या कर रही है, उनके क्या ऑल्टरनेटिव्स है और क्या रिस्पॉन्सेस है। तो ऑस्ट्रेलिया में लाइनस कॉर्प ने मलेशिया में रेयर अर्थ सेपरेशन फैसिलिटी बनाई है। डाइस्पोजियम ऑक्साइड का प्रोडक्शन चाइना के बाहर सिर्फ यही करता है। यूएस क्या कर रही है, तो ग्रीनलैंड में माइनिंग एक्सप्लोर करना शुरू किया है। यूक्रेन के साथ रेयर अर्थ डील भी साइन किया है। पेंटागन बैक्ड रेयर अर्थ रिफाइनिंग प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। और अब बारी इंडिया की, तो IREL इंडिया लिमिटेड जैसे PSUs को एक्टिवेट करना होगा। पॉलिसी रिफॉर्म्स चाहिए ताकि यूरेनियम लिंक रिस्ट्रिक्शंस को हैंडल कर सके। PPP मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए रिफाइनिंग और मैग्नेट मेकिंग के लिए। तो इन सबका कंक्लूजन यही है कि रेयर अर्थ अब बन गए हैं जियोपॉलिटिक्स का नया ऑयल। रेयर अर्थ एक तरफ के 21st सेंचुरी का क्रूड ऑयल बन चुके हैं। बिना इनके क्लीन टेक, डिफेंस टेक और इलेक्ट्रॉनिक्स रुक जाते हैं। चाइना इज यूजिंग इट्स मोनोपोली एज अ वेपन और दुनिया को अब जागना पड़ा है। इंडिया के पास चांस भी है और चैलेंजेस भी। या तो हम अपने रिसोर्सेज का यूज करके स्ट्रेटेजिक लीडर बन सकते हैं, या फिर दूसरों पर डिपेंडेंट रहकर सप्लाई चेन शॉक से जूझते रहेंगे। आज की सेकंड न्यूज, इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन इस ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग और कैपिटल रिच बैंकिंग सिस्टम की जरूरत है। और यही वजह है कि आरबीआई अब अपने डायरेक्ट फॉरेन ओनरशिप रूल्स को रीथिंक कर रहा है। तो आरबीआई क्या सोच रहा है, अभी आरबीआई ये कंसिडर कर रहा है कि फॉरेन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स जैसे ग्लोबल बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस को इंडियन बैंक्स में ज्यादा स्टेक लेने की परमिशन दी जाए, स्पेशली अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल और एक्सपर्टीज लेकर आते हैं तो। लेकिन क्या वजह है इस पोटेंशियल शिफ्ट की, तो पहला है बैंकिंग कैपिटल की शॉर्टेज। इंडिया को अगर कुछ सालों में बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होगा
अपने बैंक्स के लिए जिससे क्रेडिट फ्लो बने रहे, बिजनेसेस ग्रो हो और इकोनॉमी एक्सेलरेट हो। दूसरा, फॉरेन बैंक्स की इंटरेस्ट बढ़ रही है। ग्लोबल बैंक्स जैसे सुमिटोमो, एमिरेट्स एनबीडी, फेयरफैक्स जैसे प्लेयर्स अब इंडियन बैंकिंग स्पेस में एंट्री चाहते हैं क्योंकि ये मार्केट बड़ा है, अंडरसर्व्ड है और तेजी से डिजिटाइज हो रहा है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की भी कमी है। आरबीआई को लगता है कि अगर डोमेस्टिक प्रमोटर्स या इन्वेस्टर्स में अब उतना इंटरेस्ट नहीं है नए या स्ट्रगलिंग बैंक्स को चलाने का, तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल कहाँ से आएगा। तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स ही एक सोल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन अभी क्या रेस्ट्रिक्शंस है? अभी सिर्फ 74% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है, लेकिन रियलिटी में कुछ मेजर बैरियर्स भी है। जैसे एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर सिर्फ 15% स्टेक ही ले सकता है, ये स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से है। वोटिंग राइट्स 26% तक ही अलाउड है, इससे ऊपर जाने के लिए लॉ चेंज करना पड़ेगा। और अगर कोई इन्वेस्टर प्रमोटर माना गया तो उसे 15 इयर्स में अपना स्टेक 26% तक रिड्यूस करना होता है। फिर भी आरबीआई कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखा चुका है। सुमिटोमो मित्सुबिशी ने येस बैंक को 20% स्टेक खरीदा है। आरबीआई ने अपना 15% का रूल ब्रेक करके जापान की एसएमडीबी बैंक को अलाउ किया है 20% स्टेक लेने के लिए। येस बैंक में 13,000 करोड़ का डील हुआ है, जो इंडिया का सबसे बड़ा फॉरेन बैंकिंग डील अभी तक का रहा है। आईडीबीआई के लिए भी एमिरेट्स एनबीडी की रेस है। एमिरेट्स एनबीडी ने इंडियन सब्सिडरी सेटअप करने का अप्रूवल ले लिया ताकि वो आईडीबीआई बैंक का 60% स्टेक अक्वायर कर सके। इससे ये इंडिया का थर्ड मेजर फॉरेन बैंक बन गया है जो यहाँ सब्सिडरी बना रहा है। पहले थे डीबीएस और एसएमबी बैंक। फॉरेन बैंक्स क्यों इंटरेस्टेड है लेकिन इंडिया में? इंडिया का बैंकिंग मार्केट अंडर पेनिट्रेटेड है। अभी भी करोड़ ऑफ इंडियंस की क्रेडिट नीड अनमेट है। रैपिड यूपीआई एडॉप्शन और फिनटेक ग्रोथ ने इंडिया को एक डिजिटल लीडर बना दिया है। इंडिया का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट स्टेबल और प्रेडिक्टेबल है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये पसंद आता है। लेकिन अभी भी फॉरेन बैंक्स का शेयर सिर्फ 4% है। सिटी बैंक, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे प्लेयर्स यहाँ है, लेकिन उनका फोकस कॉर्पोरेट या एचएनआई बैंकिंग पर ज्यादा है। ब्रेड एंड बटर रिटेल लेंडिंग में वो उतना एक्टिव नहीं रहे हैं। तो बॉटम लाइन ये है, एक साइलेंट रिफॉर्म अनफोल्ड हो रहा है। आरबीआई क्वाइटली एक स्ट्रेटेजिक पाइवट ले रहा है, कंट्रोल से कोलैबोरेशन की तरफ। अगर ये रिफॉर्म्स आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो मेजर एमएनए डील्स इन बैंकिंग, फॉरेन बैंक्स एक्टिवली चेजिंग इंडियन रिटेल मार्केट एंड इंडियन बैंक्स को मिलेगा नया कैपिटल प्लस ग्लोबल एक्सपर्टीज का बूस्ट। आज की थर्ड न्यूज, उत्तर प्रदेश जो कि इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है, अब एक बड़ा प्राइवेटाइजेशन स्टेप लेने जा रहा है। दो बड़े इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी डिस्कॉम्स, दैट इज पीयूवीवीएनएल एंड डीवीवीएनएल का 51% स्टेक प्राइवेट सेक्टर को बेचने की तैयारी हो रही है। ये डील 50,000 करोड़ की एनुअल रेवेन्यू के स्केल पर होगी, जो इसे इंडिया का सबसे बड़ा डिस्कॉम प्राइवेटाइजेशन बनाता है। तो इस डील में कौन कौन इंटरेस्टेड है? आठ बड़ी कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखा रहा है, जैसे अडानी ग्रुप, टाटा पावर, टोरेंट पावर, सीईएससी, रेन्यू एनर्जी, ग्रीनको ग्रुप, स्टरलाइट का सेरेंटिका रिन्यूएबल्स, जीएमआर प्लस ईडीएफ दैट इज द फ्रांस का कंसोर्टियम। ये सभी कंपनीज इंडिया का पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में या तो पहले से है या एक्टिवली एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो इन सब के लिए क्या टाइमलाइन है? तो जुलाई तक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू होने का प्लान है और स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि दिवाली 2025 तक पूरा प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये प्राइवेटाइजेशन हो क्यों रहा है? जिसका सिंपल रीजन है, लॉसेस ज्यादा है और एफिशिएंसी कम। सरकारी डिस्कॉम्स में एटीएनसी लॉसेस FY23 के 15.37% से बढ़कर FY24 में 16.87% हो गए हैं। वहीं प्राइवेट डिस्कॉम्स ने सेम पीरियड में लॉसेस 17.17% से घटाकर 12.12% कर दिया है। यूपी का पीयूवीवीएनएल और डीवीवीएनएल ने भी 5% से ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई है। इसीलिए ये राइट टाइम है रिफॉर्म का। बट प्राइवेटाइजेशन से फायदा क्या होगा? एटीएनसी लॉसेस कम होने का स्ट्रॉन्ग चांस है, जैसे दिल्ली और ओडिशा में हुआ था। बिलिंग, कलेक्शन एंड कस्टमर सर्विस में सुधार हो सकता है। सब्सिडी पे काम निर्भरता एंड कैश फ्लो बेटर हो सकता है। और लास्टली इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जैसे स्मार्ट मीटर्स, सिस्टम अपग्रेड्स और डिजिटाइजेशन की उम्मीद है। और अडानी और टाटा के लिए ये क्या मायने रखता है? तो अडानी ग्रुप विच इज ऑलरेडी द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पावर प्लेयर है। अगर यूपी के डिस्कॉम्स मिल जाते हैं तो नॉर्थ इंडिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बन जाएगा। एंड टाटा पावर दिल्ली और मुंबई डिस्कॉम्स काफी एफिशिएंटली चला रहा है। यूपी में एंट्री मिलती है तो बेस्ट प्रैक्टिसेस और टेक ड्रिवन मॉडल ला सकता है। यूपी का ये प्राइवेटाइजेशन सिर्फ एक स्टेट का स्टेप नहीं है, ये इंडिया के पावर सेक्टर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर ये मॉडल सक्सेसफुल होता है तो और स्टेट्स जैसे राजस्थान, झारखंड भी फॉलो करेंगे। फॉरेन और प्राइवेट कैपिटल ज्यादा अट्रैक्ट होगा और कस्टमर्स को मिलेगा बेटर सर्विस, लोअर लॉस और मॉडर्न पावर सिस्टम। आज की अगली न्यूज, एक वक्त था जब ओला इलेक्ट्रिक को इंडिया का टेस्ला कहा जा रहा था। स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक कार्स और अपना खुद का बैटरी सेल प्लांट तक के प्लान्स थे। लेकिन अब भावेश अग्रवाल जो ओला इलेक्ट्रॉनिक के ओनर है,
उनके लॉसेस, मार्केट शेयर और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस सभी फ्रंट्स पे स्ट्रगल कर रहे हैं। नुकसान ही नुकसान हो रहा है। ओला के फाइनेंशियल नंबर्स गिरते जा रहे हैं। FY25 में ओला का टोटल लॉस था 2250 करोड़ का, जो एथर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। सिर्फ Q4 और FY25 में ही लॉसेस डबल हो गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पर स्कूटर प्रॉफिट भी गिरा है। ओला का ग्रॉस मार्जिन पर व्हीकल Q4 में 24,331 तक गिर गया था। इसका रीजन ये है कि मटेरियल कॉस्ट बढ़कर 1.03 लाख हो गया है, पर सेलिंग प्राइस ऊपर ही आए जा रही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हाई है। ओला ने FY25 में 1800 करोड़ खर्च किया है ऑन सैलरीज, इंफ्रा और R&D में। उनका ब्रेक इवन टारगेट भी डिले हुआ है। पहले बोला गया था कि ओला ऑटो बिजनेस Q1 ऑफ FY26 तक EBITDA प्रॉफिट दिखाएगा। अब ये FY26 के एंड तक पोस्टपोन हो चुका है। बैटरी सेल प्लांट विच वाज भारत सेल का रोल आउट भी डिले हो गया है FY26 के लिए। और सेल्स और मार्केट ग्रोथ की रियलिटी चेक भी बहुत जरूरी है। ओला को अगर प्रॉफिट चाहिए तो हर महीने 25,000 स्कूटर्स बेचनी पड़ेगी, लेकिन उनका सेल्स फॉर April 25 रहा है 18,784 यूनिट्स एंड फॉर May 25 रहा है 18,500 यूनिट्स। मार्केट शेयर भी क्रैश हुआ है। एक वक्त था जब वो 48% था, बट अब सिर्फ 18% ही रह चुका है। ओला अगर 35,000 स्कूटर्स महीने के हिसाब से बेचता है तब भी 1500 करोड़ ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, पर 1800 करोड़ का ऑपरेशन एक्सपेंसेस के सामने ये काफी नहीं है। और सप्लाई चेन और कॉस्ट इश्यूज भी ओला को तंग कर रहे हैं। स्टील इंपोर्ट्स पर नया सेफगार्ड ड्यूटी है, विच इज मटेरियल कॉस्ट उससे ज्यादा बढ़ रहा है। चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स की एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन डाल दी है, जो कि ईवी मोटर्स के लिए एसेंशियल होते हैं। ओला को अब अल्टरनेटिव सोर्सेस या मैग्नेट फ्री टेक ढूंढना पड़ेगा, तब तक प्रोडक्शन भी अफेक्ट हो सकता है। और इन सब से ओला का शेयर प्राइस भी टूटा है। IPO के वक्त वो लिस्ट हुआ था 76 रुपीज पर शेयर, बट अब वो 49 रुपीज पर शेयर चल रहा है, विच इज अ 40% ड्रॉप इन 2025। Hyundai और किया ने भी अपना स्टेक बेच दिया है ऑलमोस्ट 5% डिस्काउंट पे। इसका रीजन था ओला का इलेक्ट्रिक कार प्लान स्केल डाउन एंड वीक परफॉर्मेंस ओवरऑल। और अब भाविश अग्रवाल का कुछ कोलैटरल ड्रामा भी है। ओला के शेयर्स गिरने के बाद फाउंडर भाविश अग्रवाल ने अपने 30% स्टेक में से 8% प्लेज कर दिया है। 250 करोड़ रुपीस रेज किए थे प्लूटम डेटा सेंटर से। और इन सब में भाविश अग्रवाल का कुछ कोलैटरल ड्रामा भी है। ओला के शेयर्स गिरने के बाद भाविश अग्रवाल ने अपने 30% स्टेक में से 8% प्लेज किया। 250 करोड़ रेज किए प्लूटन डेटा सेंटर, विच इज एन AI स्टार्टअप के लिए, जिसके लेंडर्स के एवेंडस, इनक्रेड, मॉड्यूलस अल्टरनेटिव्स और हाई इंटरेस्ट बॉन्ड्स विच इज 14.9% से 15.9% इशू कर दिए हैं ओला शेयर्स के कोलैटरल पे। जब ओला शेयर्स 50 रुपीज के नीचे गए थे तब देयर वाज नो मार्जिन कॉल ट्रिगर। भाविश ने वॉलंटरीली 20 करोड़ का कैश टॉपअप दिया था, साथ ही 3 से 4 महीनों का इंटरेस्ट एडवांस में ही प्रीपे कर दिया। ये दिखाता है कि फाउंडर एक्टिवली एफर्ट्स कर रहा है टू फाइनेंशियली स्टेबलाइज द कंपनी, लेकिन रिस्क अभी भी हाई है। तो ओला इलेक्ट्रिक का लिटमस टेस्ट ओला इलेक्ट्रिक के ब्रांड रिकॉल में है, लार्ज कस्टमर बेस में है और स्केल एडवांटेज भी है उनके पास। लेकिन अगर कॉस्ट कंट्रोल, सप्लाई स्टेबिलिटी, इन्वेस्टर ट्रस्ट और लीडरशिप पे फोकस नहीं आया तो ओला सिर्फ एक IPO हाइप बनकर रह जाएगा। अब देखना यह है कि भाविश और ओला टीम इस इलेक्ट्रिक क्राइसिस से कैसे निकलते हैं। और आज की लास्ट न्यूज, इटर्नल अब सिर्फ फूड डिलीवरी तक सीमित नहीं है। ब्लिंकिट विच इज द क्विक कॉमर्स एंड हाइपर प्योर विच इज अ रेस्टोरेंट सप्लाई चेन के साथ ये एक मल्टी इंजन ग्रोथ स्टोरी बना चुका है। स्टॉक परफॉर्मेंस उनका अब तक ऐसा रहा है कि आज विच इज थर्सडे को इटर्नल का शेयर 4.4% ऊपर चले गया, विच इज एट 256 रुपीज। पिछले 5 दिनों में 12% का राइज है और पिछले एक महीने में 6% का जंप लिया है। मॉर्गन स्टैनली ने इटर्नल को सेक्टर का नंबर 1 स्टॉक कहा है। तो क्यों? तो जोमैटो विच इज फूड डिलीवरी प्लस ब्लिंकिट जो उनका क्विक कॉमर्स है, दोनों में मार्केट लीडर है। कॉस्ट स्ट्रक्चर एफिशिएंट है तो नए पैसे रेज करने की जरूरत कम पड़ती है और बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है, तो कंपनी डाइल्यूशन से बच रही है। तो जोमैटो एक ग्रोथ इंजन भी है विद क्विक कॉमर्स एंड बेटर मार्जिन्स। तो मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया का क्विक कॉमर्स मार्केट को साइज किया था एट $57 बिलियन, जो उन्होंने रिवाइज किया है क्योंकि उन्होंने पहले उसे बोला था कि वो $42 बिलियन का है। इस ग्रोथ को देखते हुए इटर्नल के ब्लिंकिट रेवेन्यू एस्टिमेट्स 9 to 11% तक बढ़ गए हैं फॉर FY26 to FY28। क्विक कॉमर्स में अभी भी लॉसेस है, लेकिन FY25 में पीक में चल रहा है। FY26 से रिकवरी भी एक्सपेक्टेड है। जोमैटो विच इज फूड डिलीवरी के मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं। उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन था वो FY26 में 4.8% है, बट एस्टिमेटेड है कि वो FY28 तक 6% तक पहुंच जाए। ज्यादा ऑर्डर वैल्यू, बेटर डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन और हायर गोल्ड मेंबरशिप से मार्जिन ऊपर जा रहे हैं। स्टॉक रीरेटिंग के 3 ट्रिगर्स हो सकते हैं। ब्लिंकिट की ऑर्डर वॉल्यूम्स अगर कंसिस्टेंटली ग्रो करते हैं, जोमैटो की मार्जिन कंसिस्टेंटली इंप्रूव होते हैं और कंपटीशन थोड़ा स्टेबल रहे और प्राइस और कम हो, तो कंक्लूजन ये है कि बस जोमैटो की कहानी नहीं है। इटर्नल लिमिटेड अब एक मल्टी वर्टिकल टेक ड्रिवन ग्रोथ स्टोरी है। जोमैटो से फूड डिलीवरी का कैश फ्लो,
ब्लिंकिट से हाइपर ग्रोथ पोटेंशियल और हाइपर प्योर से B2B एज, ये सब उसे एकदम स्ट्रांग बनाते हैं। और मॉर्गन स्टैनली जैसे इंस्टीट्यूशंस मान रहे हैं कि अगर कंपनी सही एग्जीक्यूशन करे तो ये एक मल्टी ईयर कंपाउंडर बन सकती है। ओके, अब चलते हैं न्यूज़ फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको हमारे स्कैनेक्स के न्यूज़ टैग के अंदर न्यूज़ फ्लैश का और एक टैब मिलेगा, जहाँ पे आपको क्विक न्यूज़ का एक्सेस मिल सकता है। जैसे हम देख सकते हैं दैट सिल्वर hits record high of 1,04,100 per kg in India. So the silver prices reached a new all-time high of 1,04,100 per kilogram in the Indian capital on Thursday, rising by 2,000 rupees. Gold prices have also increased by 430 to 99,690 per 10 grams for 99% purity. उसके बाद हम देख सकते हैं India plans incentives for local rare earth magnet production. India is preparing to implement an incentive program aimed at promoting the domestic manufacture of rare earth magnets. This move comes in response to the growing concerns over supply threats in the sector जो चाइना से आ रहे हैं, जो अभी हमने न्यूज़ में कवर किया। उसके बाद हम देख सकते हैं that Bitcoin prices have dropped below $105,000 amid market consolidation. So the broader cryptocurrency market experienced a decline with a global market cap decreasing 1.9% to $3.29 trillion. तो ऐसे ही कुछ क्विक न्यूज़ का एक्सेस अगर आपको चाहिए तो आप भी हमारा न्यूज़ फ्लैश का सेक्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप, जहाँ पे वी लुक एट द टॉप गेनर्स फॉर टुडे। जो आज का सबसे बड़ा टॉप गेनर है इटर्नल, व्हिच इज अप बाय 4.43%. Trent is up by 3.02%. We can see Dr. Reddy's Laboratories is up by 3.09%. Shriram Finance is up by 1.6%. ICICI Bank is up by 1.66%. So these have been the top gainers for today. Top losers में we have Axis Bank, which is down by 1.02%. Bajaj Finance is down by 0.6%. Bajaj Finserv is down by 0.62%. Bajaj Finance is down by 0.9%. Tata Consumer Product is down by 1.11%. So these have been the top losers for today. If you look at the FIDR data, as of 4 June 2025, FI ने net cash में buying की है of 1,076 crores and DI ने भी buying की है of 2,566 crores. If you look at the MTF insights as on June 3rd, 2025, अगर हम इंडस्ट्री MTF बुक देखते हैं वो है 81,017 करोड़, जिसमें 7,223 करोड़ के पोजीशन ऐड हुए हैं, लेकिन 5,868 करोड़ की पोजीशन लिक्विडेट भी हुआ है। तो नेट एडिशन है वो है 1,355 करोड़ का, जिसमें से जो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड स्टॉक्स है वो है टाटा मोटर्स, चो फाइनेंशियल सर्विसेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. If we look at the top deliveries for today, we can see the top deliveries for today are HUL, ICICI Bank, Kotak Bank, SBI Life Insurance and Reliance Industries, which range from 84% to 72%. Now, if we go and analyze Nifty 50 for today, let's go on Dhan charts and look at it. तो आज देख सकते हैं कि we had a good day today. हमने 130 points in the green close किया है. So Nifty opened around 24,691. It made a high of 24,899, मतलब almost 24,900 का. It made a low of 24,630, but eventually closed around 24,750. And वो जो उसका 20 EMA है, which is around 24,640, and 50 EMA of 24,227, उसके ऊपर ही finally आज वो बंद हुआ, जो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में वो नहीं हुआ था. And उसका RSI भी is around 55. Sensex भी आज 443 points in the green बंद हुआ है, which is a very it's a good news. And if we look at the Sensex, it opened around 81,196, made a high of 81,911, but eventually closed around 81,442. अगर इंडाइसेस की बात करते हैं तो जो टॉप गेनर है इंडाइसेस में वो है निफ्टी रियल्टी, which is up by 1.75%. Again, Nifty Pharma is up by 1.28%, Medicap is up by 1%, CPSE is up by 0.9%. And if you look at the top losers, तो सिर्फ 3 top losers है इंडाइसेस में, which is PSU Banks, Nifty Auto and Nifty Private Banks. तो हम देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा आज beaten down था. So that's it for today. I'll see you tomorrow. तो आपको क्या लगता है, Zomato बन पाएगा एक मल्टी बैग स्टॉक? हमें कमेंट्स में बताइए, और तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड स्टे क्यूरियस एंड स्टे अपडेटेड. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.